हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। तो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। एमओएस जो सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है, आप लोग को चैप्टर 1 क्लियर हो रहा होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसकी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो यू कैन फॉलो मी एनीवेयर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 6। लेक्चर 5 में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि स्ट्रेस क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है और उसके प्रकार कितने होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकृति। जैसे स्ट्रेस को हम प्रतिबल बोलते हैं और स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, स्ट्रेन या फिर विकृति, एक विकृति क्या होती है उसके बारे में समझने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस बेसिकली एक आंतरिक कह सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जिसके हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोधी बल। दैट मीन्स अगर हम किसी भी बॉडी पे या किसी पिंड पे लोड लगाते हैं तो वो रेजिस्ट करता है। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर की तरफ उस लगाए गए बल के विपरीत दिशा में रेजिस्टिंग फोर्स प्रतिरोधी बल लगाते हैं। तो और वो बल, प्रतिरोधी बल पर यूनिट एरिया हम निकाल लें, इकाई क्षेत्रफल, तो वही हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। अब हम स्ट्रेन की अगर बात करें तो स्ट्रेन बेसिकली इज ऑलवेज कॉज ऑफ स्ट्रेस। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेन ही जो है कॉज होता है स्ट्रेस का। मतलब क्या हुआ इसका कि स्ट्रेन की वजह से ही स्ट्रेस उपजता है या स्ट्रेस पैदा होता है। मतलब क्या हुआ, विकृति का ही एक ऐसा कारण है, स्ट्रेन ही ऐसा एक कारण है जिसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस उपजता है। लेकिन हम एमओएस में सबसे पहले स्ट्रेन ना पढ़ के स्ट्रेस पढ़ते हैं, क्योंकि एमओएस में थ्योरेटिकली एनालिसिस होती है। तो अपनी कन्वीनियंट के लिए हम स्ट्रेस पहले पढ़ते हैं, स्ट्रेन बाद में पढ़ते हैं। तो होता क्या है, बेसिकली जो बॉडी होती है, जो पिंड होता है, उसको स्ट्रेन कब बोलेंगे? बॉडी सेट टू बी स्ट्रेन व्हेन एवर रिलेटिव पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज ड्यू टू लोड एक्टिंग ऑन देम। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं आपको समझाऊं, डेफिनेशन से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे कोई भी पिंड है, ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडी है, कई इसमें पार्टिकल्स होंगे, इसमें कई पार्टिकल्स होंगे। तो इसके जो अणु हैं उसकी जो रिलेटिव पोजीशन है, मतलब उसकी जो स्थिति है, एक स्थान से वो दूसरे स्थान पे परिवर्तित हो जाए एक दूसरे से। और कब परिवर्तित होगी? जब हम उस पर लोड लगाएंगे। तो वही परिवर्तन ही स्ट्रेन का एक रूप होता है, वही परिवर्तन ही हम स्ट्रेन में मेज़र करते हैं, स्ट्रेन से वही हम परिवर्तन मापते हैं। तो अब हम देखेंगे द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है विरूपण, यानी प्रति इकाई लंबाई में जो पिंड का विरूपण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। और ये डायमेंशनल लेस होता है, मतलब मात्रक विहीन होता है। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका सिंबल होता है। अगर इंग्लिश में हिंदी में बात करें तो वही मैंने बताया, प्रति इकाई लंबाई में पिंड का विरूपण। विरूपण का मतलब क्या होता है? डिफॉर्मेशन का मतलब होता है फैलाव या सुकड़ाव। मतलब अगर हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो फैलेगा और कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो सिकुड़न होगी। तो वही उसकी विकृति कहलाती है। इसे हम एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो बेसिकली स्ट्रेन क्यों हम पढ़ रहे हैं? स्ट्रेन से हम मेजर कर सकते हैं डिफॉर्मेशन को। अगर हम बॉडी पे, कोई पिंड पे हम लोड लगा रहे हैं, ठीक है,
उस पर कोई बोझ लगा रहे हैं या भार लगा रहे हैं या कोई बल लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से डिफॉर्मेशन होगा, विरूपण होगा, फैलाव होगा या सिकुड़न होगा। उसी फैलाव या सिकुड़न को मापने के लिए हम स्ट्रेन को कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेन को पढ़ते हैं। तो स्ट्रेन से हम डिफॉर्मेशन को मेजर कर सकते हैं, यानी कि विरूपण को माप सकते हैं। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रेन के टाइप्स कितने होते हैं, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, विकृति के प्रकार, जैसा मैंने बनाया है यहाँ पे स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेस में हमने डिस्कस किया था नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, उसी तरीके से स्ट्रेन में भी नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। अब नॉर्मल स्ट्रेन के भी तीन प्रकार होते हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा है लेटरल स्ट्रेन, तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हिंदी में अगर बोले तो नॉर्मल स्ट्रेन को हम बोलेंगे सीधी विकृति। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन को हम सीधी विकृति बोलेंगे, इसको एप्सिलॉन एन से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं। लेटरल स्ट्रेन का मतलब होता है पार्श्व विकृति, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब होता है आयतन विकृति। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल है, लेटरल है, वॉल्यूमेट्रिक, ये तीनों या तो टेंसाइल हो सकते हैं या फिर कंप्रेसिव हो सकते हैं। टेंसाइल कब होंगे, जब बाहुबल जो है वो पुल फोर्स होगा, वो टेंसाइल तनाव बल लग रहा होगा तो टेंसाइल स्ट्रेन होगा यानी तनाव विकृति होगी, और संपीड़न बल लग रहा होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेन यानी कि संपीड़न विकृति होगी। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेन बहुत ही सिंपल है। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन एक अनुपात है, इसको हिंदी में नहीं लिखा है, आप लिख भी सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं चेंज इन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि उसकी किसी भी पिंड के डायमेंशन का मतलब होता है बीमा। तो वीमा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक बीमा ही क्या कहलाता है, सीधी विकृति या फिर नॉर्मल स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, तो इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब ये एक अनुपात होता है। किसका किसका अनुपात होता है, वीमा में परिवर्तन और प्रारंभिक वीमा का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, नॉर्मल स्ट्रेन कहलाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे वीमा का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो उस बॉडी का क्या होगा, कुछ ना कुछ उसकी लेंथ होगी, उसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी। ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए ये इसकी चौड़ाई हो गई और इस साइड इसकी थिकनेस होगी, ऐसे अगर हम ड्रॉ करें तो, ठीक है, तो इस साइड इसकी थिकनेस होगी, तो इस तरीके से उसकी ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और ये इसकी थिकनेस हो गई। तो इसकी जो बीमाएं हैं, तीन बीमा है, लेंथ विड्थ हाइट, यानी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बोल सकते हैं। तो अगर बीमाओं में अंतर होगा, जब हम लोड लगाएंगे तो उसकी लेंथ या बढ़ेगी या चौड़ाई कम होगी। तो बीमाओं की में जो परिवर्तन होगा तो वही है चेंज इन डायमेंशन अपॉन प्रारंभिक बीमा। ठीक है, तो वो नॉर्मल स्ट्रेन कहलाएगा। अब नॉर्मल स्ट्रेन के दो प्रकार हैं, जैसे तीन प्रकार हैं, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल और वॉल्यूमेट्रिक। तो ये मैं हिंदी में लिखना भूल गया हूँ स्टूडेंट, इसको आप हिंदी में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो किसका प्रकार है, एक टाइप का नॉर्मल स्ट्रेन का प्रकार है। तो नॉर्मल स्ट्रेन बेसिकली वही होगा कि नॉर्मल जो फोर्सेस लगेंगे, जैसे मैंने बताया था उसमें भी, स्ट्रेस में भी, नॉर्मल स्ट्रेस कब लगता है, जब नॉर्मल यानी कि जो फोर्सेस लगते हैं, जो लोड लगता है वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस, यानी कि 90 डिग्री पे होगा, लंबवत होगा। तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया के 90 डिग्री पे है, और इस लोड की वजह से क्या होगा, इसकी डायमेंशन में परिवर्तन होगा, यानी इसकी बीमा यानी कि इसकी लेंथ जो है बढ़ेगी और इसकी विड्थ जो है क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, तो वही चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन नॉर्मल स्ट्रेन देगा। अब उसके कई प्रकार हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। तो अगर लेंथ में परिवर्तन हो रहा है
तो उसको तब वहाँ पे लेंथ के डायरेक्शन में, यानी कि एक्सिस जो आपकी लोड की एक्सिस है, जो लेंथ की एक्सिस है, उसकी डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन दिशा में अगर परिवर्तन हो रहा है जो जिस भी बीमा का, तो वो वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है एक्सिस के डायरेक्शन में। तो अगर किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लग रहा है तो बाह्य बल लगने के कारण पिंड की लंबाई परिवर्तित होगी, और लंबाई में परिवर्तन होने के कारण वहाँ पे कौन सा विकृति आती है, अनुदैर्ध्य विकृति आती है। तो हमेशा याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कब होगा, जब लेंथ में इंक्रीज या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, यानी लंबाई में घटोतरी या फिर बढ़ोतरी होगी। तो वही चीज़ लिखा है, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगने का कारण पिंड की लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसे हम अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखते हैं। पिंड की लंबाई में परिवर्तन तथा उसकी वास्तविक लंबाई के अनुपात को ही हम अनुदैर्ध्य विकृति या फिर अक्षीय विकृति भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसके अक्ष के डायरेक्शन में होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी फिर अनुदैर्ध्य विकृति को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन, लॉन्गिट्यूडनल को शॉर्ट में लिखा है LONG। तो एप्सिलॉन LONG क्या हो जाएगा, इट इज़ द रेशियो, जैसे मैंने ऊपर ये इस लाइन में लिखा हुआ है, ये क्या है, लंबाई में परिवर्तन और वास्तविक लंबाई का अनुपात है। तो अनुपात, तो जो फॉर्मूला है उसी से आप उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई, यानी डिवाइड कर देंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो वही चीज़ इंग्लिश में अगर बात करें, इफ़ देर इज चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, अगर लंबाई में कोई परिवर्तन आता है अप्लाइड फोर्स की वजह से, तो वहाँ पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। और ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब चेंज इन लेंथ को आप समझिए कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बार है, ये सिलेंडर है, देख सकते हैं, उसका पहले जो लेंथ था वो कितना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स L है। ठीक है, ये जो नीला नीला से कलर का दिख रहा है, यानी ये प्रारंभिक स्थिति है उसकी सिलेंडर की। फिर उसके बाद हमने इस पे लोड लगाया है, ये P भी बोल सकते हैं, यहाँ पे F दिखा है, आप इसको P भी मान सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में F दिखा है, ये P लोड हम बाह्य बल लगा रहे हैं। अब इस बाह्य बल लगाने की वजह से क्या हुआ, और ये कैसा बल है, तनाव बल है, तो लेंथ में बढ़ोतरी होगी, यानी इसकी जो रॉड है, जो छड़ है या फिर जो सिलेंडर है, उसकी लेंथ बढ़ के ऐसा हो गया, मतलब ये नीला से पीला कलर का जो शेप है वो उस तरीका सा बन गया है। तो उसकी लेंथ में बढ़ोतरी हुई है, और लेंथ कितनी हो गई है, देख सकते हैं L प्लस डेल्टा L होगी, यानी डेल्टा L उसमें बढ़ोतरी होगी। पहले L था, फिर उसके बाद प्लस डेल्टा L हो गया। ठीक है, अब जब लेंथ में बढ़ोतरी होगी तो इसकी जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है, यानी इसका जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है वो कम हो जाएगा। देख सकते हैं पहले व्यास इतना था, ठीक है, फिर उसके बाद व्यास जो है इतना हो गया, और व्यास कितना कम हुआ है, पहले D था, बाद में कितना हो गया, D माइनस डेल्टा D, यानी माइनस डेल्टा D कम हो गया है। ठीक है, तो अब इस समय जो विकृति होगी वो लॉन्गिट्यूडनल विकृति की बात करें तो लेंथ की डायरेक्शन में जो विकृति है वो लॉन्गिट्यूडनल विकृति होगी, अनुदैर्ध्य विकृति होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल विकृति को हम कैसे मापेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन लेंथ, लेंथ में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, फाइनल लेंथ यानी माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो यानी लोड लगाने के बाद जो लेंथ है वो कितनी आई है, L प्लस डेल्टा L, फिर उसके बाद माइनस प्रारंभिक लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, लंबाई में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जो फाइनल लेंथ है, बाद वाली लेंथ, माइनस ओरिजिनल लेंथ जो थी, तो बाद में लेंथ बढ़ के कितनी होगी, L प्लस डेल्टा L माइनस ओरिजिनल लेंथ L था। ठीक है, अब L कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर डेल्टा L और नीचे आ जाएगा अपॉन नीचे क्या, ओरिजिनल लेंथ, यानी वास्तविक लंबाई पहले कितनी थी, L थी, तो नीचे वास्तविक लंबाई L हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो गया स्टूडेंट्स, डेल्टा L बाय L। तो यही फॉर्मूला है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। डेल्टा L क्या है, जितना उसमें बढ़ोतरी हुई है, रॉड में जितना एलोंगेट किया है, जितना उसमें विकृति आई है। ठीक है, तो जितना उसमें ये कह सकते हैं विरूपण उत्पन्न हुआ है, तो ये आपका क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो होप आप लोग को ये क्लेरिफाई हो गया होगा। इसी का उल्टा होता है स्टूडेंट्स लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन हम क्या करते हैं, अक्ष की दिशा में नहीं होता, यानी लोड के डायरेक्शन में नहीं होता, उसकी और दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी जो विमाएँ होंगी उस डायरेक्शन में जो विकृति होगी उसको हम लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, अ रॉड 100 mm ओरिजिनल लेंथ,
यानी कि रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ है शुरू में कितनी है, 100 mm है, यानी कि एल नॉट या एल बोल सकते हो। तो मान लीजिए इसमें जो डायग्राम फोटो में है एग्जाम्पल में, शुरू वाली जो प्रारंभिक लेंथ को इसमें एल नॉट दे रहा है, तो प्रारंभिक लेंथ कितनी हो गई, 100 mm हो गई शुरुआत में ओरिजिनल लेंथ, तो ये 100 mm हो गई है। ठीक है, उसके बाद व्हेन वी अप्लाई एन एक्सियल लोड, जब हम उसमें 10 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड लगा रहे हैं, तो फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज 100.1 mm। तो जो फाइनल लेंथ थी वो कितनी हो गई, यानी एल प्लस डेल्टा एल, यानी एल की जगह एल नॉट लिख रहे हैं, एल नॉट प्लस डेल्टा एल, यानी जो बाद की लेंथ, टोटल बाद की लेंथ कितनी हो गई है, 100.1 हो गई है, 100.1 हो गई है, 100.1 हो गई है, जैसे आपने इसमें दे रखा है। ठीक है, 100.1। तो ये क्या है, बाद की लंबाई है और ये प्रारंभिक लंबाई है। तो स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, यानी कि डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल क्या होता है, मतलब फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो फाइनल लेंथ कितनी है आपकी, 100.1 है, आई है, फिर माइनस ओरिजिनल लेंथ 100, तो दोनों में घटा देंगे, 0.1 आ गया अपॉन 100 mm आ गया। तो इसको डिवाइड कर देंगे, देखिए दोनों mm में है, क्योंकि ये रेशियो इसीलिए हमने बताया था कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो ये कैंसिल आउट हो गया है, तो ये 0.001 डायमेंशनलेस। और ये टेंसाइल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहा था, और लोड लगने की वजह से लेंथ में बढ़ोतरी हुई है, लेंथ घटी नहीं है, तो इसलिए टेंसाइल। अगर लेंथ घट जाती तो उस समय माइनस में आ जाता वो, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन आता। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये भी डेल्टा एल भी लेंथ है, mm में या मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, ये भी लेंथ है, तो इसकी कोई मात्रक नहीं होता है। तो होप आप लोग को ये क्लैरिफाई हो गया होगा, ये एक अनुपात होता है। एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लेटरल स्ट्रेन की, पार्श्व विकृति, बहुत ही इजी है। पार्श्व विकृति क्या है, जैसा मैंने बताया था कि अगर इफ देयर इज चेंज इन द लेटरल डायमेंशन, यानी अभी तो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन मतलब लेंथ में अगर बढ़ोतरी है, लेंथ में परिवर्तन हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल आता है। लेंथ के अलावा भी डायमेंशन होती हैं, जैसे मैंने मान लीजिए एक डायग्राम बनाया आपको, एक कोई क्यूब ही ले लीजिए, कोई शेप अच्छा नहीं बनेगा बट फिर भी आई एम ट्राइंग, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो दिस इज द लेंथ, ये आपकी लेंथ है। ठीक है, और ये मान लीजिए इसकी हाइट है और ये इसकी थिकनेस है। ठीक है, या चौड़ाई है। तो इस यानी लेंथ में अगर परिवर्तन होगा तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, अनुदैर्ध्य विकृति। और भी दो बीमा कौन सी है, इसकी विथ और इसकी हाइट या इसकी थिकनेस और इसकी चौड़ाई। तो ऊंचाई या चौड़ाई में, यानी लेंथ के अलावा क्या है, ऊंचाई और चौड़ाई में अगर परिवर्तन आएगा तो वहाँ पे कौन सी स्ट्रेन आएगी, लेटरल स्ट्रेन आएगी, पार्श्व विकृति आएगी। तो इफ़ देयर इज चेंज इन लेटरल डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन कौन सी डायमेंशन होती है, लेंथ के अलावा जो भी डायमेंशन होती है वो लेटरल डायमेंशन होती है। तो इफ देयर इज चेंज इन लेटरल डायमेंशन, जिसको हम पार्श्व बीमा भी बोलते हैं, इफ देयर इज चेंज इन लेटरल डायमेंशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू अप्लाइड लोड, देन स्ट्रेन इज कॉल्ड एज लेटरल स्ट्रेन। और ये होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेटरल, जैसे वहाँ पे चेंज इन लेंथ था तो यहाँ पे चेंज इन लेटरल डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन। ये विथ चौड़ाई भी हो सकती है और थिकनेस भी हो सकती है, यानी कि जैसे वहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए चेंज इन विथ अपॉन ओरिजिनल विथ, या ये कह सकते हैं कि चौड़ाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक चौड़ाई, या ऊंचाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक ऊंचाई। तो इसलिए हम ऊंचाई चौड़ाई ना लिख के सिर्फ हम क्या लिख रहे हैं, बीमा लिख दे रहे हैं, तो वो बीमा में दोनों चीज़ आ जाएगा। तो यदि किसी पिंड पर बाहुबल लगने के कारण पिंड की पार्श्व बीमा है, पार्श्व बीमा है क्या, लेंथ के अलावा जो बीमा है, तो पार्श्व बीमा में परिवर्तन होता है तो वहाँ पे पार्श्व विकृति आती है। और पिंड की पार्श्व बीमा में परिवर्तन, पिंड की पार्श्व बीमा में परिवर्तन तथा उसकी प्रारंभिक पार्श्व बीमा का अनुपात ही पार्श्व विकृति कहलाता है, लेटरल स्ट्रेन कहलाता है। उसको हम एप्सिलॉन LAT लेटरल से प्रदर्शित करेंगे। चेंज इन लेटरल डायमेंशन, चेंज इन लेटरल डायमेंशन की आप जगह ये भी लिख सकते हैं चेंज इन विथ, या फिर चौड़ाई में परिवर्तन। तो पार्श्व बीमा में परिवर्तन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, चौड़ाई में परिवर्तन या ऊंचाई में परिवर्तन। ओरिजिनल, सॉरी यहाँ पे डायमेंशन होगा, ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन।
ठीक है, और ये प्रारंभिक पार्श्व विमा, ठीक है। तो ये आपकी लेटरल स्ट्रेन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका चेंज इन लेटरल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन, यहाँ पे लिखेंगे हम लेटरल डायमेंशन, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक कटानी है, ठीक है। तो दिस इज अ लेटरल डायमेंशन। हम इसको और मैथमेटिकली देख सकते हैं। जैसे ये रॉड है आपका, जैसे प्रीवियस वाला एग्जांपल लिया था, लेंथ, अब लेंथ में जो बढ़ोतरी आई थी या परिवर्तन हुआ था, तो वहाँ से हमने निकाला तो आपकी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आई थी। इसके अलावा इसकी लेटरल बीमा कौन सी, पार्श्व बीमा कौन सी, जो डायमीटर है, तो डायमीटर में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लेटरल स्ट्रेन आएगा। तो चेंज इन लेटरल डायमेंशन यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन डायमीटर, ठीक है। और ये यहाँ पे भी मिस्टेक है, चेंज इन लेंथ नहीं होगा, चेंज इन लेटरल डायमेंशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो पार्श्व विमा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक पार्श्व विमा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि डायमीटर या व्यास में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक व्यास। तो ये लेटरल डायमेंशन इसकी पार्श्व विमा है। तो डायमीटर में परिवर्तन यानी कि फाइनल डायमीटर, बाद वाला डायमीटर कितना है, डी माइनस डेल्टा डी। तो ये प्रारंभिक माइनस मतलब परिवर्तन निकाल रहे हैं, जो बड़ा है उसको पहले रख रहे हैं बस। तो प्रारंभिक वाला पहले ये रख दिया है, फिर फाइनल वाला बाद में रखा है। तो डी माइनस डेल्टा डी, तो ये पहले था डायमीटर, फिर घट के डी माइनस डेल्टा डी हो गया। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो डी कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा डी बाई डी आ जाएगा। तो ये आपका लेटरल डायमेंशन या लेटरल स्ट्रेन होता है, पार्श्व विकृति होती है। और ये बेसिकली हमने तो इसको मतलब बड़े वाले को पहले रख दिया है। तो बेसिकली ये क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेन ही होती है, क्योंकि लेटरल जो स्ट्रेन होती है हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेन होती है, माइनस में ही होता है। लेकिन अपने कन्वीनियंट के लिए हम इसको प्लस में लेके चल रहे हैं, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है। तो होप आप लोग को ये क्लेरिफाई हो गया होगा। तो दिस इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेन, यानी कि संपीड़न विकृति होती है। तो स्टूडेंट्स, होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं। और भी कोई डाउट आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक और स्ट्रेन है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन जैसे पहले भी बताया है हमने। अच्छा, शियर स्ट्रेन से पहले मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज वो एक ही इसी का टाइप है। तो नॉर्मल में दो हमने पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, फिर शियर स्ट्रेन पे आएंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रेन इज द यूनिट चेंज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब होता है यूनिट चेंज इन द वॉल्यूम, मतलब आयतन में परिवर्तन, इकाई आयतन में आयतन का परिवर्तन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ द, अगर साफ तौर पे लिखें तो रेशियो ऑफ चेंज इन, जैसे वहाँ पे क्या होता था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देता था, या अनुदैर्ध्य विकृति देता था। और उसकी चौड़ाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक चौड़ाई आपका लेटरल देता था, या ऊंचाई में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल ऊंचाई जो थी, प्रारंभिक ऊंचाई, वो लेटरल देता था। लेकिन आयतन में परिवर्तन, आयतन विकृति क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब किसी पिंड के आयतन में परिवर्तन तथा उसके वास्तविक आयतन का अनुपात ही क्या कहलाता है, आयतन विकृति कहलाता है। तो आयतन किससे समझ रहे हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, बस इसको हम एप्सिलॉन वी से दिखाते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, और या फिर हिंदी में आयतन में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, प्रारंभिक आयतन। तो आयतन में परिवर्तन कैसे होगा देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स। जैसे ये बार है आपका, इस पर हमने लोड लगाया, ये पी लोड लगाया है, ठीक है। इधर आपका लेंथ है, ठीक है, ये आपका एक्स डायरेक्शन में लेंथ है, इधर आपका जो है डायरेक्शन में चौड़ाई, ऊंचाई बोल सकते हैं, ये इसकी चौड़ाई है। तो उसमें होगा क्या कि जब हम लोड लगाएंगे, देख सकते हैं ये एक्स डायरेक्शन में भी लोड लगा रहे हैं, वाई डायरेक्शन में भी लोड लगा रहे हैं, तो सारी और जेड डायरेक्शन में भी लोड लगा रहे हैं ये पी। तो सारी डायरेक्शन में क्या होगा, कुछ ना कुछ बीमा में परिवर्तन होगा। तो यानी कि पूरा का पूरा जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, घनाभ का वॉल्यूम है, आयतन है, वो परिवर्तित हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि बाद का वॉल्यूम जितना आया है माइनस पहले वाला वॉल्यूम, तो दोनों को निकाल लेंगे तो उससे आ जाएगा डेल्टा वी, और ओरिजिनल वॉल्यूम वी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट हो जाएगा। इसके और भी एग्जांपल है, एक एक रॉड का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। इसके कई
केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट अभी तक हमने स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। नॉर्मल स्ट्रेन के सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और वॉल्यूमेट्रिक। और जितने भी स्ट्रेन है सारे डायमेंशनलेस नंबर होते हैं, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं शियर स्ट्रेन की जल्दी से, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लेंथी हो गया है ऑलरेडी। तो शियर स्ट्रेन, जैसे शियर फोर्स मैंने बताया था जो कि टेंजेंशियल लगता है, तो कर्तन, जैसे शियर स्ट्रेस भी बताया था, कर्तन विकृति बोलते हैं। तो व्हेन अ शियर फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन इट्स शेप चेंजेस। अभी तक हमने क्या देखा कि नॉर्मल स्ट्रेन में उसकी विमाओं में परिवर्तन हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब शियर फोर्स लगता है तो उसका शेप में परिवर्तन होता है। शेप का मतलब क्या होता है, उसकी लंबाई में परिवर्तन ना होकर उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। अभी हमने देखा था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन जब शियर फोर्स लगता है तो उस केस में शेप चेंज होता है इंस्टेड ऑफ द लेंथ। तो लेंथ की बजाय इसमें आकृति में परिवर्तन होता है। तो इस शियर फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। इसको हम डेल्टा लैम्डा से दिखाते हैं, सॉरी गामा से दिखाते हैं, इस गामा लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जैसे मैं ये फिगर को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हेन अ फोर्स P इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू द एलिमेंट एज शोन इन द फिगर, देख सकते हैं ये टेंजेंशियली लग रहा है, यानी इस पे टेंजेंशियली का मतलब स्पर्शीय बल लग रहा है, स्पर्श रेखीय बल लग रहा है। ये P स्पर्श रेखीय बल लग रहा है। तो जब किसी पिंड पर कोई स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं तो उसकी जो एजेस होती हैं वो डिस्प्लेस होने की कोशिश करती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए इसकी एज ये थी, प्रारंभ में ये एज थी और इस पे हमने स्पर्श रेखीय बल लगाया, तो ये जो पॉइंट है और नीचे वाला मान लीजिए फिक्स रखा है, तो ये जो एज है इसकी ये खिसक के यहाँ पे आ गई। मतलब शुरुआत में यहाँ पे थी, ये बाद में ऐसे हो गई, ठीक है। और ये वाली एज क्या हो गई, यहाँ पे आ गई, जो डॉटेड से दिखा रहा है। मतलब हमारा जो एक रेक्टेंगल कह सकते हैं, अभी तो एक रेक्टेंगल के शेप में है, ये क्यूबॉइड है, तो ये बॉडी एक रेक्टेंगल के टाइप में थी, उसके बाद ये थोड़ा सा तिरछा हो गया सारी डायमेंशन। मतलब बाद वाला जो फाइनल हो गया ये ऐसा कुछ शेप हो गया, यानी इसकी आकृति में परिवर्तन हो गया, लाइक दिस, देख सकते हैं, ठीक है। तो जब आकृति में परिवर्तन हुआ उस समय जो स्ट्रेन आएगा वो शियर स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, लैम्डा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लैम्डा या सॉरी इसको हम बोलते हैं डेल्टा, सॉरी। तो व्हेन डेल्टा इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, यानी डेल्टा जो अमाउंट है ये यहाँ से यहाँ तक जो आपकी एज है वो छोर या किनारा जो है मूव कर गया है ऊपर की साइड में, ऊपर के फेस में, लोअर फेस से रिलेटिव में। तो और टोटल जो लेंथ है वो कितनी हमने मानी है, इसकी एल मानी है, ठीक है। एल इज द ये कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन दीज फेसेस, यानी दो फेसेस के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, एल है, ठीक है। तो जब किसी पिंड पर कर्तन बल कार्य करता है तो इसमें लंबाई में विकृति ना होकर किसमें विकृति आती है, आकृति में परिवर्तन होता है, और इस कर्तन बल की वजह से कर्तन विकृति उत्पन्न होती है। इसका मतलब लेंथ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है। तो जितना एंगल ये मूव किया है, मतलब ये जो एज है, जो ये किनारा है, ये फेस जो है, जितना एंगल ये मूव किया है, ये कितना एंगल मूव किया है उसको हम किससे दिखा रहे हैं, ये एंगल को हम दिखा रहे हैं गामा से, और यही एंगल जो है कहलाता है शियर स्ट्रेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितना एंगल यानी जितना कोण ये टेंजेंशियल स्पर्श की बल लगाने से जितना भी एज जो है, जितने एंगल घूम रहा है, वही आपका शियर स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। और देख सकते हैं ये टाउ जो है यहाँ पे शियर स्ट्रेस कार्य कर रहा है हर जगह पे, यहाँ पे भी टाउ है, यहाँ पे भी टाउ स्ट्रेस कार्य कर रहा है। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का प्रयोग करें, देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि ये जो पहले स्थिति थी ऐसे थी, बाद में ये डॉटेड वाली स्थिति हो गई फाइनल जब पी फोर्स लगा दिया है तो, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इसको हम कोई नाम दे दें ए, बी और सी। तो इस ट्रायंगल में देख सकते हैं ये एंगल जो बन रहा है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हमें ये जो है, ये वाला जो
ए बी है वो क्या होगा, बेस हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार हमें पता है एल है, ठीक है, और लंब जो है हमें पता है परपेंडिकुलर डेल्टा है। तो टैन थीटा लगाएंगे इसमें, तो टैन थीटा, थीटा क्या है, एंगल, यानी कि ये गामा है, तो टैन गामा बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, डेल्टा है, और आधार कितना है, एल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ये जो इस एंगल जितना मूव कर रहा है बहुत ही छोटा होता है, ये तो यहाँ पे हमने प्रदर्शित कर रखा है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट एंगल होता है, ठीक है। तो ये जो गामा है बहुत ही छोटा होगा, तो हेयर गामा इज वेरी स्मॉल। तो जब गामा छोटा होता है तो हम टैन थीटा को थीटा ही लिख सकते हैं, मतलब जब भी कोई एंगल छोटा होता है, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो टैन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, यानी कि टैन थीटा बराबर, अगर हम लिखना चाहें एंगल अगर बहुत छोटा है तो टैन थीटा बराबर थीटा हो जाता है। तो इसी तरीके से टैन गामा बराबर गामा हो जाएगा, क्योंकि गामा बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, टैन गामा की जगह हम गामा रख देंगे इस इक्वेशन में, तो गामा बराबर हो जाएगा डेल्टा बाय एल। तो ये आपका रेडियन में होगा, जो एंगल होगा, डिग्री में नहीं रेडियन में होगा, और यही आपका शियर स्ट्रेन कहलाएगा। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा शियर स्ट्रेन का कंसेप्ट। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त भी करूंगा। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही लेंथी हो गई है, बट फिर भी प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें और कंसेप्ट को समझें। कोई भी डाउट आए तो उसको पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।